चलिए स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। देखो, गुडविल के कैलकुलेशन से रिलेटेड हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं। और गुडविल से रिलेटेड हम लोगों ने जो अब तक फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है वो कौन कौन सा डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा था एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड हम लोगों ने डिस्कस करा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीसरा मेथड जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके बाद जो चौथा मेथड आता है ना, द फोर्थ मेथड, इसको हम लोग कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या कहते हैं इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। अच्छा, कैपिटलाइजेशन मेथड का दो वेरिएशन है। कितना वेरिएशन है? दो। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो, चाहे तुम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यूज करो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यूज करो, गुडविल का वैल्यू सेम आएगा। तो इन दोनों ही तरीकों में गुडविल का वैल्यू क्या आएगा? सेम गुडविल का वैल्यू मिलेगा। ठीक है। तो आज जो हमारा मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है वो बेसिकली कैपिटलाइजेशन मेथड ही है। अच्छा, कैपिटलाइजेशन मेथड को डिस्कस करने के बाद एक हम लोग टिपिकल एक टफ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली पुराना जो हम लोगों ने सीखा हुआ मेथड है उसी से रिलेटेड है, लेकिन वो कुछ एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेंगे इसमें। तो आज गुडविल का लास्ट लेक्चर होने वाला है तुम लोगों का। चलो स्टार्ट करेंगे। पहले तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोगों को। यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड द कैपिटलाइजेशन मेथड का कौन सा केस? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये दो डिस्कस करेंगे हम लोग। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए, वी विल स्टार्ट द कैलकुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए इस क्वेश्चन को, कह रहा है बिजनेस हैज अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। एक बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 30,000। और इस तरह के सिमिलर बिजनेस का जो नॉर्मल रिटर्न बताया जा रहा है वो 10% बताया जा रहा है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड अज्यूमिंग दैट द बिजनेस ओन्स टोटल एसेट्स ऑफ 3 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 50,000। अब देखें, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे। कौन सा मेथड है ये? कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है ये? अब कैपिटलाइजेशन मेथड का क्वेश्चन हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहले हम इससे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से चलेंगे। ठीक है। अब देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अगर तुम अडॉप्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें निकालना होगा रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड टू अर्न एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट एट एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर हम कैपिटल, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंगली अगर एवरेज प्रॉफिट कमाया जाएगा तो कितना कैपिटल लगेगा? कैसे निकलेगा ये? बहुत ही सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट आपको लेना है, डिवाइड कर देना है 100 से, और ऊपर में लेना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब इस क्वेश्चन में देखो, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 30,000। 30,000 ले लेंगे। फॉर्मूला में नीचे 100 है ही है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है? 10%। 10 ले लेंगे, यहाँ पे एनआरआर 10 है। कितना आ गया ये आपका आ गया, उल्टा अपोजिट फॉर्मूला कर दिया। एक सेकेंड, इसका फॉर्मूला को थोड़ा सा करेक्ट कर लोगे। यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू एनआरआर डिवाइडेड बाई 100। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा है 30,000 का, एनआरआर है 10। एन
बोल कुछ रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई NRR इंटू 100, दिस इज द फॉर्मूला जो यूज होगा क्या निकालने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड, कि भाई अगर एवरेज प्रॉफिट जो हमने कमाया है, अगर वो एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कमाया जाता तो कितना पूंजी लगता, ये जानना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई NRR। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 30,000, 30,000 रुपए दिया हुआ है। NRR कितना है, 10% है, 100। देखो कई जगह पे एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई NRR भी लिया रहता है, तो अगर सिर्फ NRR फॉर्मूला में है तो वहां पे परसेंटेज में लीजिएगा, और अगर ऑलरेडी फॉर्मूला में 100 यूज्ड है तो परसेंटेज में लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ गया आपका, रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गया होगा 3 लाख रुपीज। कितना निकल गया, 3 लाख रुपीज। अब उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे निकाल लेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकाल लेंगे, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होगा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। कैसे निकलेगा, टोटल एसेट्स से माइनस कर देंगे टोटल लाइबिलिटीज को। आप अगर देखेंगे इस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स 3 लाख का दिया हुआ है, 3 लाख रुपए टोटल एसेट्स का ले लीजिए। टोटल लाइबिलिटीज कितने का दिया हुआ है, 50,000, तो 30,000 माइनस 50,000। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया कितना अमाउंट, 2.5 लाख रुपए। गुडविल कैसे निकलेगा, गुडविल विल बी इक्वल टू रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 3 लाख, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 2.5 लाख। तो गुडविल का वैल्यू कितना हो गया, 50,000। ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या स्टेप है, स्टेप नंबर 1 कि सबसे पहले आपको जो एवरेज प्रॉफिट कमाया गया है ना, अगर वो नॉर्मल रेट से कमाया जाता तो कितना पूंजी लगता है ये निकाल लीजिए। तो इसको कह रहे हैं रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड टू अर्न एवरेज प्रॉफिट एट द रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई NRR एंड ऊपर में इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि इस क्वेश्चन में 3 लाख रुपए निकल के आया है। एंड एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे, और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बिल्कुल सिंपल है, जिस डेट में निकाल रहे हो कैपिटल एम्प्लॉयड उस डेट का टोटल एसेट ले लो और उसे टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर लो। तो 3 लाख में से 50,000 माइनस करोगे कितना आएगा, ये 2.5 लाख रुपए। गुडविल का फॉर्मुला में क्या यूज करेंगे, रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड में से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे। तो 3 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए माइनस कर दिया, कितना आया, 50,000। इज दैट क्लियर एवरीवन। क्लियर है। अमरजीत, रौनक और ये कहाँ चला गया, आदित्य। पता नहीं सर। लगता है स्क्रीनशॉट लेने में उसका हट गया होगा, फिर मोबाइल में प्रॉब्लम है उसका। एनीवेज आगे बढ़े। है सर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अभी देखो इसी क्वेश्चन को ना हम लोग सॉल्व करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के केस से। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे उस केस में, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये तो हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट देख लिया, अब हम इसको डिलीट करेंगे। तब हम यहाँ पे निकालेंगे केस बी से चलेंगे, और क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इस केस में हम कैसे निकालेंगे, तो इस केस में बिल्कुल सिंपल है, गुडविल का फॉर्मूला जो यूज होगा, गुडविल इज इक्वल टू होगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई NRR। सही है, ये फॉर्मूला है हमारा। अच्छा इस क्वेश्चन में हमें NRR तो पता है 10 है, फॉर्मूला में 100 एज इट इज, अगर हम सुपर प्रॉफिट निकाले तो मेरा काम हो जाएगा।
अच्छा, सुपर प्रॉफिट निकालना आप लोगों को ऑलरेडी पता है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। तो कैपिटल इंप्लॉयड देखो 3 लाख में से 2.5 लाख, 3 लाख में से 50,000 ये जो घटा था तो कितना आया था? 2.5 लाख रुपए आया था ना। तो कैपिटल इंप्लॉयड कितना ले लेंगे? 2.5 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है? 10%। तो 10/100 ये आपका कितना आ गया? ये आ गया आपका 25,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिए क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में से जब आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर लेंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में 30,000 दिया हुआ है, तो 30,000 माइनस 25,000, सुपर प्रॉफिट निकल गया मेरा। कितना आया सुपर प्रॉफिट? इट्स 5,000। 5,000 रुपये का सुपर प्रॉफिट आया। आप सुपर प्रॉफिट की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 5,000 इंटू 100/10। गुडविल का वैल्यू निकल गया 50,000। तो देखा हम लोगों ने कि चाहे हमने सुपर प्रॉफिट मेथड यूज किया है या एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन किया है, गुडविल के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। गुडविल का वैल्यू उतना ही आया जितना उस समय था। ठीक है ना? तो ये था कैपिटलाइजेशन मेथड। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका फोटो ले लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में हमें गुडविल नहीं निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कई बार ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन में गुडविल का कैलकुलेशन ना दे करके रिवर्स कैलकुलेशन दे देता है। तो उस केस में हमको कैसे सॉल्व करना है? जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, 1 अप्रैल 2015 को एक एग्जिस्टिंग फर्म के पास एसेट है 75,000 का, और इस 75,000 में 5,000 रुपया कैश है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शो हो रहा है 60,000 का, और बाकी का रिजर्व बताया जा रहा है, यानी रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज रिजर्व, यानी 15,000 रुपया रिजर्व है। If the normal rate of return is 10%, the goodwill of the firm is valued at 24,000 at 4 years purchase of super profit. Find the average profit of the firm. अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गुडविल दिया हुआ है 24,000। क्या दिया हुआ है? गुडविल दिया हुआ है कितना अमाउंट? 24,000। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4। सही है। एनआरआर दिया हुआ है क्वेश्चन में 10%। ठीक है। एंड उसके अलावा कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है, कैपिटल इंप्लॉयड, जो कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो उससे आइडिया लगेगा कितना है। देखो एक्चुअली में कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के लिए होता है टोटल एसेट्स माइनस, इसको हम पूरा फुल लिख दे रहे हैं ताकि आपको शॉर्ट में, कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। इस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स आपका 75,000 है और आउटसाइड लाइबिलिटीज 0 है। तो कैपिटल इंप्लॉयड कितना हो गया? 75,000 रुपये हो गया। क्लियर है? अब देखो ये जो गुडविल निकला है सुपर प्रॉफिट मेथड से निकला है। किस मेथड से निकला है? सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकला है तो पहले हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। हमें पता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। और सुपर प्रॉफिट इस क्वेश्चन में हमें मालूम नहीं है, निकालना है, बट हमें गुडविल का वैल्यू 24,000 दिया हुआ है। 24,000 इंटू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है? 4 है, इसलिए यहां से निकल गया सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाई 4। 24,000 और इस 4 का पोजीशन चेंज हुआ तो गुना में था तो जाके डिवाइड में चला गया। ठीक है, जिसका पोजीशन चेंज करते हैं उसको ही रिवर्स करते हैं। 4 का पोजीशन चेंज हुआ है, 4 का पोजीशन चेंज हुआ। 4 चूंकि सुपर प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई में था तो अदर साइड जाके डिवाइड में चला गया। तो 24,000 बाई 4 यानी कि ये कितना आ गया? 6,000 रुपये।
अच्छा, सुपर प्रॉफिट का तो एक और फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सही है ना। तो सुपर प्रॉफिट तो हमने 6,000 रुपये निकाल लिया। अब एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना है। अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाए तो मेरा काम हो गया, है ना। हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड है 75,000, एनआरआर है 10%। देखो, अगर डिवाइड बाई 100 करोगे तो परसेंटेज में नहीं लिखना, अदरवाइज अगर सिर्फ लिखा है एनआरआर, डिवाइड बाई 100 नहीं है तो परसेंटेज में वैल्यू लेगो। तो 75,000 का 10% हो गया 7,500 रुपया। क्लियर है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट की जगह कितना पुट कर देंगे, 7,500। इसलिए यहाँ से निकल गया एवरेज प्रॉफिट। जिसका पोजीशन चेंज होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, उधर जाकर के प्लस में 7,500 हो गया। तो एवरेज प्रॉफिट आपका निकल गया, कितना आया, 13,500। तो कई बार गुडविल के क्वेश्चन में रिवर्स करके भी पूछता है। गुडविल ना पूछ करके आपसे सीधा क्या पूछ ले कि बताओ एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा है। इज दैट क्लियर, या कोई डाउट्स है? अगर कहीं पे कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। They agreed to admit Daman for equal share of profit. For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase of average profit of last 5 years. देखो, लास्ट 5 years का एवरेज प्रॉफिट लेना है, और नंबर, और यहाँ पे क्या लेना है आपको, 4 years परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज भी दिया हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2017, 18, 19, 20 का। 1 अप्रैल 2020 को एक कार है जिसका कॉस्ट था 1 लाख रुपया, वो परचेज किया गया था, लेकिन उसको डेबिट कर दिया गया था ट्रैवलिंग अकाउंट में, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। ठीक है। जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज होना है 25%। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 एंड 2021। साथ ही साथ इंटरेस्ट भी लेना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का। अच्छा, ये थोड़ा सा सिंपल है, एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इसी में होना चाहिए आगे, जिसमें ज्यादा एडजस्टमेंट हो। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, उससे ज्यादा एडजस्टमेंट है इसमें। एक लॉन्ग क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि अगर लेवल ऑफ क्वेश्चन टफ करेगा तो भी आप आराम से कर लोगे। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। देखो, कौन सा मेथड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, पिछले 4 साल का। और प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years दिया हुआ है, 12 का, 13, 14 और 15, ये चारों साल का प्रॉफिट दिया हुआ। वेट भी कितना लेना है ये भी बता दिया। ठीक है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट है जिसका यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है। जैसे पहला एडजस्टमेंट है कि 1 सितंबर 2014 को एक मेजर प्लांट रिपेयर किया गया 6,000 का, और इसको रेवेन्यू में चार्ज कर दिया गया। द सम इज सेट टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन, जबकि इसको गुडविल के कैपिटलाइजेशन के लिए कैपिटलाइज करना था, लेकिन इसमें 10% का डिप्रिसिएशन चार्ज होना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। ठीक है।
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज होना है। फिर कह रहा है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 2013 का, वो ओवर वैल्यूड है 2400 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक 2013 का ओवर वैल्यूड है, कितना अमाउंट से? 2400 रुपये से। इसके अलावा कह रहा है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट, एक एनुअल चार्ज 4800 रुपये जो है ना इस पर्पज के लिए हटाया जाएगा। तो 3 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। अब देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, क्योंकि ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। सॉल्यूशन कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हम ईयर लिख लेंगे ऊपर में, 2012, 2013, 2014, 2015, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट्स गिवन, क्या प्रॉफिट दिया हुआ है वो लिख लो। प्रॉफिट दिया हुआ है कितना कितना, तो दिख रहा होगा कि 2012 में 20,200 रुपये है, तो लिख लेंगे 20,200। 2013 में 24,800 है, 24,800 लिख लीजिए। 2014 में 20,000 है, 20,000 ले लीजिए। 2015 में 30,000 है, 30,000 ले लीजिए। चारों ईयर का प्रॉफिट एज इट इज लिख दिया हमने। अब इसमें क्या करेंगे ना, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट जो है, सबसे पहले जो इजी एडजस्टमेंट है वो पहले कर लो। जैसे लास्ट नंबर जो एडजस्टमेंट है ना वो सबसे इजी है। थर्ड वन एडजस्टमेंट इज वेरी इजी। कह रहा है कि मैनेजमेंट कॉस्ट कवर करना है, उसके लिए 4800 रुपये हर साल हटाएंगे, तो लेस कर देंगे, लेस मैनेजमेंट कॉस्ट 4,800, हर साल 4,800 माइनस कर दीजिए, ठीक है। मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस कर लिया, देख लीजिए कितना अमाउंट आ रहा है मैनेजमेंट चार्ज को माइनस करके। ये था एडजस्टमेंट नंबर 3 जो माइनस हुआ, 20,200 में से 4,800 माइनस कर दिया, ये आ गया 15,400। 24,800 में से 4,800 माइनस करा तो ये हो गया 20,000, और 20,000 में से 4800 माइनस करा तो ये आपका हो गया 15,200। फिर 30,000 में से 4800 माइनस करा तो ये हो गया आपका 25,200, ठीक है ना। एक एडजस्टमेंट हमने कर लिया, कौन सा? एडजस्टमेंट नंबर 3। अच्छा, इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है ये भी इजी है। कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक जो है ना 2013 का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ज्यादा है। याद रखोगे, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा है उस साल का। क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा है, और अगर ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट पर नेगेटिव इफेक्ट होगा, ठीक है। तो किसी ईयर का अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो उस साल का प्रॉफिट ज्यादा है, तो उसको कम करना पड़ेगा। और अगर किसी ईयर का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो उस साल का प्रॉफिट कम है, उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, कह रहा है वो ज्यादा है। तो 2013 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है अगर वो ज्यादा है तो उस साल का प्रॉफिट ज्यादा है, माइनस करेंगे, है ना। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, माइनस कर दीजिए। 2013 में कितना अमाउंट से ज्यादा था, तो कह रहा है कि 2400 रुपये से ज्यादा है, 2400 रुपये माइनस कर दीजिए, ठीक है। लेकिन यही क्लोजिंग स्टॉक जो 2013 का है वो 2014 में ओपनिंग स्टॉक है, तो वो वहां पे जाके ऐड होगा, ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, 2400 रुपये। यानी देखो ये एडजस्टमेंट जो नंबर 2 है ना, ये दो जगह इफेक्ट कर रहा है। 2013 का क्लोजिंग स्टॉक, 2014 का ओपनिंग स्टॉक होगा। और हमने क्या बताया कि अगर तो क्लोजिंग स्टॉक आपका ज्यादा है, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो उस साल का प्रॉफिट ज्यादा है, तो प्रॉफिट कम करना पड़ेगा सुधारने के लिए। और अगर किसी ईयर का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो उस साल का प्रॉफिट कम है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो 2014 में हमने उतना अमाउंट ऐड कर दिया क्योंकि उस साल का प्रॉफिट बढ़ाना है, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। एंड 2013 में हमने माइनस करना पड़ा, क्यों? क्योंकि 2013 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है 2400 रुपये से। तो ये एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। फिर से इसका वैल्यू भी कर लेते हैं, 15,400, ये हो गया आपका 17,600, और ये 15 दो 17,600, और ये आपका हो गया 25,200। एक लास्ट एडजस्टमेंट बचा है, उसको बस कर लेना है, ठीक है। एंड द लास्ट एडजस्टमेंट इज कि 1 सितंबर 2014 को एक प्लांट का रिपेयर है, 1 सितंबर 2014, तो यानी कि थर्ड ईयर में आ जाइए, कि एक मेजर प्लांट का रिपेयर था, उसको रेवेन्यू में चार्ज कर दिया गया।
तो इसको सबसे पहले तो रेवेन्यू में चार्ज कर दिया गया, मतलब समझते हो कि एक अमाउंट मेजर प्लांट रिपेयर, ये कैपिटल खर्चा था, ये प्लांट में ऐड होना चाहिए था, इसको आपने पीएल में दिखा दिया खर्च के तौर पे। तो जाहिर सी बात है ना, उस साल का प्रॉफिट कम हो गया, तो सबसे पहले उस साल का प्रॉफिट बढ़ाओ। तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड मेजर रिपेयर्स चार्ज इन पीएल। कब ऐसा हुआ है? ये हुआ है 2014 में। कितना अमाउंट हुआ है ऐसा? 6,000 रुपए। ये आपने ऐड कर देना है, ठीक है। और इस पे सिर्फ माइनस क्या होगा? डेप्रीशिएशन माइनस होगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन डब्ल्यू डी डब्ल्यू पे 10% का डेप्रीशिएशन माइनस होगा। तो अब देखो कब हुआ है रिपेयर्स? 1 सितंबर 2014 को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी सितंबर से लेकर के दिसंबर तक टोटल कितना महीना होता है? 4 महीना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीना होता है। तो 4 महीने का डेप्रीशिएशन निकाल लेना पड़ेगा। तो 6,000 डेप्रीशिएशन निकालेंगे, 6,000 इंटू 10% इंटू 4/12। 6,000 इंटू 10% इंटू 4/12। 10% कहाँ से आया? क्वेश्चन में बोल रहा है 10% डेप्रीशिएशन का रेट। तो ये आपका हो जाएगा 4×3=12, 600/3 यानी 200 रुपये आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा डेप्रीशिएशन? 200 रुपया। तो 200 रुपये यहाँ माइनस हो जाएगा, 200 रुपया माइनस हो जाएगा। देखो जहां पे माइनस हुआ उसको हम ब्रैकेट में ले ले रहे हैं ताकि आपको पहचानने में भी आसानी हो। और 2015 भी, ये तो आपका हो गया डेप्रीशिएशन इन 2014। कितना आया अमाउंट? 200 रुपया। अच्छा, डेप्रीशिएशन इन 2015 भी तो निकालेंगे, डेप्रीशिएशन इन 2015 भी तो निकालेंगे। वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 6,000 माइनस 200, इसका 10%, ये आ जाएगा 580 रुपये। कितना हो जाएगा ये? 580 रुपया। ये आपका हो गया। ये था आपका पहला नंबर एडजस्टमेंट, जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड मेन यही था। क्योंकि एक एक पे प्लांट का, मेजर प्लांट का रिपेयर हुआ है, मेजर रिपेयर हुआ है, तो मेजर रिपेयर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये एसेट में जुटना चाहिए, खर्च के तौर पे नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो 2014 में खर्च में दिखा दिया गया, मतलब उस साल का प्रॉफिट कम हो गया, तो दैट इज वाई इसको यहाँ पे ऐड बैक करना पड़ा। ठीक है। जबकि इसमें से सिर्फ क्या जाना चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ डेप्रीशिएशन जाना चाहिए था। और डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में कह रहा है कि डब्ल्यू पे लेना है। कितना परसेंट लेना है? 10%। तो निकाल लिया, 2 साल का डेप्रीशिएशन निकाल लेना है। 2014 में 4 साल यूज हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 6,000 इंटू 10% इंटू 4/12 करके कितना आ गया? 200 रुपया। और 2015 में डेप्रीशिएशन कितना होगा? तो देखो डब्ल्यू है ना, तो 6,000 के वैल्यू में 200 रुपया तो पहले ही चार्ज हो चुका, माइनस कर दो, डब्ल्यू निकल गया। इस पे 10%, कितना आ जाएगा? 580 रुपया। अब ये एडजस्ट करने के बाद ये आपका निकल गया मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या निकल गया? मेंटेनेबल प्रॉफिट 15,400, 17,600, और ये हो जाएगा कितना? 17×6 = 23, 600, 23,400 आएगा। 23,400, 17×6 = 23,600 माइनस 200, तो 23,600 में से 200 घट गया, तो 23,400। 23,400, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25,200 में से माइनस कर दीजिए 580 रुपये, 24,620। कितना हो गया ये? 24,620। ठीक है। अभी क्या करना है? चूंकि ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला ना, तो अभी मेंटेनेबल प्रॉफिट निकल गया, इसको आप कर दो ए, और नीचे ले लो वेट। नीचे क्या ले लो? वेट। वेट को कर दो बी। और वेट क्वेश्चन में दिया हुआ 1, 2, 3 एंड 4। अब ये निकल गया आपका वेटेड प्रॉफिट। क्या निकल गया? वेटेड प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? ए इंटू बी। तो 15,400 को तुम एक से, यानी इसको अगर इससे गुना करोगे तो 15,400 ही आएगा। 17,600 को 2 से गुना करो, कितना आएगा? 17,600 इंटू 2, ये हो गया 35,200। कितना हो गया? 35,200। और फिर 23,400, 23,400 इंटू 3, 70,200। और 24,620 इंटू 4, ये आपका हो गया 98,480। ठीक है। टोटल निकाल लीजिए, यानी इसको भी टोटल कर लो और इसको भी टोटल कर लो। टोटल कितना होगा? 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। टोटल वेट हो गया 10। और प्रॉफिट ऐड करोगे तो 98,480 प्लस 70,200 प्लस 35,200 प्लस
15,400, ये 2,19,280, 2,19,280। अब यहाँ पे निकाल लेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट आया 2,19,280 और टोटल वेट आया है 10, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया 21,928, 21,928 रुपया। ठीक है, गुडविल निकाल लीजिए। गुडविल हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपका? वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 21,928 और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दे रहा है क्वेश्चन में, कितना दे रहा है? 3 ईयर्स, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो गया? 21,928 इंटू 3, 65784, 65784। तो अगर डिफिकल्ट करेगा तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये आपका हो गया गुडविल का कैलकुलेशन। कहीं पे कोई पॉइंट नहीं समझ आया, कोई अमाउंट नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो। इतने पूरे कैलकुलेशन में कोई अमाउंट अगर आपको नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। हो गया। चलिए, ये सारे क्वेश्चन को कवर कर लीजिए अच्छे से। उसके अलावा प्रीवियस बोर्ड में पूछा हुआ जो क्वेश्चन है ना, उसको कवर अप कर लीजिए। ये हो गया आपका गुडविल का कैलकुलेशन का टॉपिक खत्म। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या स्टार्ट करेंगे? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आप मिला जुला के समझ लो कि इसमें कई सारा टॉपिक कवर होगा आपका। एडमिशन कवर हो जाएगा, चेंज इन रेशियो कवर होगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये 4 टॉपिक कवर होगा। ठीक है, आज के लिए तक।